नमस्कार दोस्तों, गोरखपुर जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपनी राज्य व्यवस्था की जो एमसीक्यू आधारित कक्षाएं चल रही हैं उसी के संदर्भ में आगे की कक्षा को बढ़ाते हुए भाग 2 के विषय में पढ़ेंगे कि भाग 2 से संबंधित कौन कौन से प्रश्न जो है अभी तक पीसीएस और उसके समकक्ष कक्षाओं में पूछे गए हैं और उनकी विस्तृत व्याख्या क्या है, ताकि जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें तो तैयार करना ही है, उससे संबंधित जो आसपास के जो टॉपिक हैं उसको भी अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि कभी भविष्य में संबंधित विषयों से भी अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको सॉल्व करने की पोजीशन में हम लोग हों। अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने भाग 1 के संदर्भ में पढ़ा था कि भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या है, और आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिए गए हैं भाग 1 में। तो उन आर्टिकल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसको हम लोगों ने पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न सामान्य सा वही है कि किस भाग में नागरिकता संबंधित प्रावधान हैं, यानी भारतीय नागरिकता संबंधित प्रावधान किस भाग में है। भाग 1 में है, भाग 2 में है, भाग 3 में है, भाग 6 में है, किस में है? तो किस में है? भाग 2 में। भारतीय नागरिकता संबंधित प्रावधान किस में है? भाग 2 में। और आर्टिकल कौन कौन सा है? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक किस में है? भाग 2 में है। और भाग 2 में किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकता से। अब ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक क्या है, तो इसको भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि आर्टिकल 5 और 11 में क्या दिए गए हैं और उसके बीच में जो आर्टिकल हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि जब भारत गणतंत्र हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 जब भारत पूर्णतः गणतंत्र हुआ, तो उस समय भारत में जो उपस्थित नागरिक हैं, भारत में जो उपस्थित लोग थे, उनको जब नागरिकता दी गई तो उस नागरिकता का प्रावधान किस में है? आर्टिकल 5 में। यानी गणतंत्र के समय जो लोग भारत में थे उनकी नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 5 में यानी अनुच्छेद 5 में आपको मिलेगा। अनुच्छेद 6 में मिलेगा। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत से लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ और बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ प्रव्रजन कर रहे थे, और उस प्रव्रजन में हम लोग को उनको भी नागरिकता के अधिकार देने थे। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ आए, पाकिस्तान से भारत की तरफ आए, वो आर्टिकल 6 में उनकी नागरिकता का जो भी प्रावधान है वो आर्टिकल 6 में है। यानी आर्टिकल 6 किनकी नागरिकता की बात करता है? जो लोग प्रव्रजन के माध्यम से पाकिस्तान से भारत की तरफ आए उनकी नागरिकता का प्रावधान आपको आर्टिकल 6 में मिलेगा। और जो लोग प्रव्रजन के माध्यम से भारत से पाकिस्तान की तरफ गए उनकी नागरिकता का प्रावधान जो है आपको आर्टिकल 7 में मिलेगा। तो यह 5, 6, 7 ये जो है आर्टिकल इन संदर्भों में है। 5 है गणतंत्र के समय भारत में जो उपस्थित लोग थे उनकी नागरिकता। 6 में जो है आर्टिकल 6 में जो पाकिस्तान से भारत की तरफ आए उनकी नागरिकता। आर्टिकल 7 में जो लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ गए उनकी नागरिकता। और आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित जो भी प्रावधान हैं उन प्रावधानों को बदलने का, उनमें संशोधन करने की शक्ति किस में निहित है? संसद में निहित है। जो भी नागरिकता संबंधित प्रावधान हैं, जैसे अभी देखिए एनआरसी और सीएए को लेकर कितना बवाल हो, तो सीएए जैसे कानूनों को लाने वाला या नागरिकता संबंधित प्रावधानों को बदलने वाला, उसमें संशोधन करने की शक्ति किस में निहित है? संसद में निहित है। ना तो प्रधानमंत्री में है, ना न्यायपालिका में, ना ही विधायिका में, वह संसद में निहित है। यानी विधायिका में निहित है, विधायिका ही सुप्रीम संसद है, किसी राज्य सरकार में भी निहित नहीं है। तो वह शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और यह प्रावधान कौन सा है? 11वां आर्टिकल 11 यह कहता है कि नागरिकता संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो यह हमारा पहला प्रश्न और उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं वो हमने देख लिया। और दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इसमें जो विकल्प थे, एकल नागरिकता, दूसरा जो है दोहरी नागरिकता, तीसरा जो है एकल और दोहरी दोनों तरह की नागरिकता, और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? भारतीय संविधान
कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। वहीं अगर अमेरिका के संविधान से कंपेयर करेंगे तो अमेरिका में क्या है, वहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, यानी संघ की अपनी एक अलग नागरिकता है और राज्यों की अपनी अलग नागरिकता है। यानी जो फेडरेशन है, यूएसए में क्या है, वहाँ फेडरेशन है, संघ को फेडरेशन कहा जाता है क्योंकि राज्यों को अधिक अधिकार दिए गए हैं। तो फेडरेशन की नागरिक एक ही व्यक्ति फेडरेशन का भी नागरिक है, एक ही व्यक्ति वहाँ के किसी एक राज्य यानी टेक्सास आदि के, टेक्सास हुआ, कैलिफोर्निया हुआ आदि के राज्य भी अपनी नागरिकता देते हैं। तो वही व्यक्ति फेडरेशन का भी नागरिक, वही व्यक्ति राज्यों का भी नागरिक। तो दोहरी नागरिकता, वहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। लेकिन भारतीय संविधान में केवल एकल नागरिकता है, यहाँ पे दोहरी नागरिकता की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग क्या हैं, हम हुए, आप हुए या कोई और हुआ, हमारा परिवार हुआ, सभी लोग भारतीय संघ के नागरिक हैं, न कि उत्तर प्रदेश या दिल्ली, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड या साउथ में चले जाइए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं, हम लोग भारत संघ के नागरिक हैं और एकल नागरिकता का प्रावधान ही भारतीय संविधान में किया गया है, दोहरी नागरिकता की कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता, तीसरा प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो यहाँ इस पर ध्यान रखेंगे कि नहीं पूछा है, नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो पहले यह जान लेते हैं कि भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो 5 विधियां हैं जिनके माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म के माध्यम से, दूसरा वंश के माध्यम से, वंश मतलब समझ रहे हैं, माता पिता के माध्यम से, माता पिता का जो वंश परंपरा चली आ रही है। तो जन्म के माध्यम से ये हुआ कि हमारे माता पिता यहीं के हैं और हम भी यहीं पैदा हुए, तो हम जन्म से ही भारत के नागरिक हो गए। वंश परंपरा से मतलब ये है कि हमारे जो माता पिता हैं उनमें से कोई भी एक या वह दोनों भारत के नागरिक रहे हों और हमारा जन्म कहीं और होता है, तो हम वंश के माध्यम से भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो पहला हो गया जन्म के माध्यम से, दूसरा वंश के माध्यम से, तीसरा पंजीकरण के माध्यम से। पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता किनको मिलती है, जो दूसरे देश के नागरिक हैं, वह भारत में अगर आकर 7 साल, 8 साल या 14 साल बिताते हैं तो उसके बाद जो है उनको भारत की नागरिकता मिल जाती है पंजीकरण के माध्यम से। चौथा है देशीकरण के माध्यम से। देशीकरण के माध्यम से नागरिकता मिलने का जो प्रावधान है उसमें मूल तत्व है भारत के प्रति आपकी कितनी निष्ठा है। यानी अगर कोई विदेशी मूल का विदेशी नागरिक है, वह भारत में आकर समय बिताता है और काफ़ी समय तक यहाँ पर रहता है, तो उसका व्यवहार कैसा है और भारतीय संविधान और भारत की व्यवस्थाओं में, भारत की संस्थाओं में उसका कितना विश्वास है, उसकी कितनी अभिरुचि है, कितना निष्ठा है उसकी, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके या देखकर, उसके रिकॉर्ड को देखकर देशीकरण के माध्यम से उसको नागरिकता दिया जाता है। तो 4 चीज़ें हो गई, जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण, और 5वां तरीका है यदि कोई विदेशी भूभाग, भारतीय संघ से बाहर का कोई भूभाग अगर भारत में शामिल हो जाता है, भारतीय संघ में शामिल हो जाता है, तो उस भूभाग में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। उदाहरण के रूप में हम लोग सिक्किम को जानते हैं कि सिक्किम आज़ादी के समय भारत का नागरिक भारत का राज्य क्षेत्र नहीं था और सिक्किम के लोग भारत के नागरिक नहीं थे। परंतु 1974 में जब सिक्किम भारत का अंग बना तो सिक्किम में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता ऐसे ही मिल गई, उसके लिए कोई विशेष कार्य नहीं करना पड़ा। तो हम लोग यहाँ पे देखें 4 विकल्प हैं, A, B, C, D। तो पूछा क्या है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो हमें पता है कि जन्म से प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण से भी प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। तो किससे नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो विकल्प होगा D, भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पे पूछा क्या है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किसके माध्यम से, भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो विकल्प कौन सा सही होगा, D। चौथा प्रश्न है
कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, तो प्रश्न को जरा देखेंगे कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, अब स्टेटमेंट पर आते हैं, भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देता है। तो अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का स्वेच्छा से परित्याग कर देता है तो वह क्या होगा, भारत का नागरिकता खो देगा। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देता है स्वेच्छा से तो उसकी नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। तो अगर स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे यदि मैं हूँ, आप हैं या कोई और है, भारत का नागरिक है और स्वेच्छा से, यहाँ पर इस शब्द पर भी ध्यान रखेंगे कि स्वेच्छा से, ज़बरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से अगर हम किसी अन्य देश की नागरिकता जैसे ही धारण करते हैं तो हमारी अपनी भारत की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि आर्टिकल 9 जो है वह कहता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता धारण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 9 5 से 11 के बीच में 9वां आर्टिकल है जो यह कहता है कि एक व्यक्ति, भारत का जो नागरिक है, वह भारत की नागरिकता के साथ साथ किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं धारण कर सकता है। जैसे ही वह किसी अन्य देश की नागरिकता धारण करता है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। उदाहरण के रूप में आप ग्रेट खली को ले सकते हैं, उदाहरण के रूप में आप सितार वादक पंडित रविशंकर जी को ले सकते हैं। इन लोगों ने जो है अमेरिका की नागरिकता धारण की और अमेरिका की नागरिकता लेते ही उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई। तो और तीसरा जो स्टेटमेंट है वह क्या है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता है तो क्या उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह स्टेटमेंट गलत है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह भारतीय मूल के स्थान पर, भारतीय नागरिक के स्थान पर किसी विदेशी नागरिक से अगर विवाह करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उस व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाया जा सकता है, उसको व्यक्ति को पंजीकरण के माध्यम से या देशीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। भारतीय व्यक्ति भारत का ही नागरिक बना रहेगा और वह किसी और देश के नागरिक से विवाह कर सकता है, उसकी नागरिकता पर कोई आँच नहीं आएगा। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, दुनिया भर के उदाहरण हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आप राजीव गांधी को ले सकते हैं। उन्होंने जो है सोनिया गांधी से विवाह किया। सोनिया गांधी इटली की नागरिक थी और राजीव गांधी भारत के नागरिक थे। बाद में सोनिया गांधी जी को भारत की नागरिकता दिलाई गई और राजीव गांधी की अपनी भारतीय नागरिकता जो है वह बची रही, वह सेफ रही। तो भारत का नागरिक अगर किसी विदेशी नागरिक से विवाह करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यह हमें सोनिया गांधी वाले केस से पता चलता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। सरकार की आलोचना करता है, यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए सरकार की आलोचना करता है तो क्या उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग स्वस्थ लोकतंत्र में जी रहे हैं और यहाँ पर सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभी लोग बोल सकते हैं, सरकार की सकारात्मक आलोचना कर सकते हैं। तो हम लोग इस बात से हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि हम सरकार की आलोचना करेंगे तो हमारी नागरिकता चली जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई तानाशाही वाली व्यवस्था नहीं है, सकारात्मक आलोचना की जा सकती है, सरकार की आलोचना की जा सकती है और इससे भारत की नागरिकता नहीं जाएगी। तो विकल्प देख लेते हैं। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, तो बिल्कुल सही है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो उसकी नागरिकता खो जाएगी, और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो 1 और 2 सही है, 1 और 2 जो है सी में उपलब्ध हैं, तो विकल्प सी सही है। स्वेच्छा से मतलब एक ये भी समझ लीजिए कि जैसे अभी कुछ वर्ष पहले जब आईएसआईएस जो है इराक और सीरिया में बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव बढ़ गया था और कैसे वहाँ पे लोगों को जो है अपने कैप्चर कर लिया था, तो बहुत से देश के नागरिक जो है वहाँ फंसे हुए थे। जैसे भारत के भी बहुत से नागरिक जो है केरला आदि के नर्सेज वगैरह वहाँ पर फंसी हुई थी। तो अगर मान लीजिए आईएसआईएस ने ज़बरदस्ती भारत के और अन्य देशों के नागरिकों को अपना नागरिक घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने तो अपना एक स्टेट घोषित कर दिया, अपने आप को एक देश घोषित कर दिया था कि यह इस्लामिक स्टेट है। तो अगर उन लोगों ने अपने देश के नागरिकों को, वहाँ के नागरिकों के साथ साथ भारतीय नागरिकों को भी अपने देश का नागरिक घोषित कर दिया, तो
चूँकि हमारे संविधान में क्या लिखा है, आर्टिकल 9 के माध्यम से हमारे संविधान में लिखा है कि कोई व्यक्ति भारत के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक होते ही भारतीय नागरिकता को क्या करेगा, खो देगा। अगर भारत का नागरिक है वह किसी अन्य देश की नागरिकता धारण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में अगर वह नर्सेज जो आईएसएस के चंगुल में फंसी हुई थी, अगर उनको आईएसएस जो है अपना नागरिक घोषित कर देता और उनसे काम करवाता, तो क्या भारत जो है उनकी नागरिकता समाप्त कर देता? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह स्वेच्छा से नहीं हो रहा है, यह ज़बरदस्ती हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर स्वेच्छा शब्द का प्रयोग किया गया है आर्टिकल 9 में, यानी स्वेच्छा से। जैसे खली जब गए अमेरिका की नागरिकता धारण की तो वह स्वेच्छा से किए, रविशंकर जी जब गए और अमेरिका की नागरिकता धारण की तो वह स्वेच्छा से गए। तो स्वेच्छा को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आर्टिकल 9 में स्वेच्छा शब्द का प्रयोग किया गया है। और फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। तो स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, कौन सही है, सही कथन को चुनना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे अनुच्छेद 370 बहुत प्रचलित अनुच्छेद है, उसके बारे में सभी लोग चर्चा करते रहते हैं क्योंकि वह जम्मू कश्मीर से संबंधित था, अभी भी है। अनुच्छेद 370 समाप्त नहीं हुआ है, अनुच्छेद 370 अभी भी बना हुआ है। तो 370 जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। अब जो है वह स्पेशल स्टेटस नहीं है, लेकिन 370 अनुच्छेद अभी भी बना हुआ है। तो 370 अनुच्छेद जो है उस समय बहुत चर्चा में था, अभी भी चर्चा में है, क्योंकि 370 अनुच्छेद जो है वह जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस, उनको स्पेशल सुविधाएं प्रोवाइड कराता था। उसी तरीके से नागालैंड, असम, मणिपुर, ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य मतलब वह पहाड़ी राज्य जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, अभी जंगल है, वहाँ पे उनकी सोसाइटी अलग है, उनका रहन सहन, खान पान, बोल चाल, भाषा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। ट्राइबल एरिया ज़्यादा है, ट्राइब ज़्यादा हैं, उनका जो न्याय व्यवस्था है वह बिल्कुल अलग है। भारत के जो मेन स्ट्रीम भूभाग है, यानी कि उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, उनसे वह बिल्कुल अलग जीवन जीते हैं। उनका रहन सहन, खान पान, बोल चाल, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। तो उन चीज़ों को आगे हमेशा बनाए रखने के लिए, उनमें कोई समस्या ना आए और वह अपने आप को बिल्कुल अलग महसूस ना करें, ऐसा ना लगे कि हम लोग उत्तरी भारत या दक्षिणी भारत के सिद्धांतों को उनके ऊपर थोप रहे हैं, इसलिए उन्हें भी कुछ स्पेशल सुविधाएं दी गई हैं। किस आर्टिकल के माध्यम से? 371 के माध्यम से। 371 के माध्यम से पूर्वोत्तर के राज्य, गोवा, आंध्र प्रदेश, ऐसी जगहों पर जो ट्राइबल हैं उनको उनकी मौलिक चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए 71 के माध्यम से, 371 आर्टिकल के माध्यम से विशेष सुविधाएं दी गई हैं। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत तथा यूएसए के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता इकहरी है। यह दूसरा स्टेटमेंट है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारत और यूएसए के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य हैं। राजतंत्र से मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ मोनार्की है भारत और यूएसए में, यह सिर्फ सांकेतिक भाषा है कि 2 राजतंत्र से मतलब यह है कि 2 सरकारें हैं, एक संघ की सरकार और एक राज्य की सरकार। जैसे यूएसए में क्या है, संघ की सरकार को फेडरेशन कहा जाता है क्योंकि वहाँ राज्यों को अधिक अधिकार दिए गए हैं और राज्य सरकारें हैं। वैसे ही भारत में क्या है, संघ की सरकार है जिसको यूनियन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ यूएसए की तुलना में राज्यों को कम अधिकार दिए गए हैं। तो संघ की सरकार को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है, इसलिए इसको फेडरेशन नहीं यूनियन कहा जाता है। तो यहाँ पे भी एक संघ की सरकार और एक राज्य की सरकार। तो यह 2 राजतंत्र से मतलब वही था कि संघ और राज्य, इसलिए यहाँ पर लिख भी दिया गया है, किंतु नागरिकता इकहरी है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में तो इकहरी नागरिकता है, लेकिन यूएसए में दोहरी नागरिकता है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यूएसए में क्या है, संघ की अपनी नागरिकता है और राज्य की अपनी नागरिकता है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण वचन जो है यहाँ से निकल के आता है, कभी भी।
इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसको ज़रा प्रैक्टिकली समझिए कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ाते हुए आपको बताया कि देशीकरण के माध्यम से नागरिक बनने का मतलब यह है कि आपका भारतीय संविधान में, भारतीय संस्थाओं में, भारतीय व्यवस्थाओं में आपका कितना निष्ठा है, आपकी कितनी निष्ठा है, आपकी कितनी आस्था है और आप उस पर कितना विश्वास रखते हैं और उन सिद्धांतों को अपने ऊपर कितना अप्लाई करते हैं। एक बार ज़रा सोच कर देखिए कि आज के जासूसी भरे इस देश विदेश की राजनीति में, जहाँ ISI उधर है, रॉ इधर है और भी दुनिया भर के एजेंसियां हैं, तो वह एजेंसियां क्या करती हैं, अपने जासूस को एक उस देश में, हम लोग क्या करते हैं, हमारे जासूस उस देश में जाते रहते हैं एक दूसरे के भेद को जानने के लिए। तो मान लीजिए कि पाकिस्तान से कोई एक व्यक्ति भारत में आकर सहज रूप से रहने लगता है, 8-10 साल बहुत अच्छे से बिताता है, उसके व्यवहार, उसका बात आचरण से सभी लोग प्रभावित होते हैं और संविधान में अपनी निष्ठा को साबित करता है, अपनी निष्ठा को दिखाता है और उसके बाद जो है देशीकरण के माध्यम से उसको भारत का नागरिक बना दिया जाता है। और भारत का नागरिक बनने के बाद वह जो है कुछ समय बाद जो है अपना असली रंग दिखाता है और यहाँ के कुछ चीज़ों को या कुछ सूचनाओं को अपने देश में जो है पहुँचाने लगता है। तो क्या उस स्थिति में जो व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन चुका है उसको कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट गलत है। अगर कोई व्यक्ति देशीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बना है तो क्यों बना है? क्योंकि वह संविधान में अपनी निष्ठा को प्रदर्शित किया है, अपने आचरण के माध्यम से लोगों को यह मैसेज देने में सफल हो सका है कि हम जो है यहाँ पर भारत की संस्थाओं में विश्वास करेंगे, भारत के विचार में विश्वास करेंगे, भारत का जो मौलिक स्ट्रक्चर है सारी व्यवस्थाओं को, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, तो उन सभी स्ट्रक्चर में, उन सभी संस्थाओं में हमारा पूर्ण विश्वास होगा। इसी आधार पर उस व्यक्ति को देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता दी गई है। अगर वह व्यक्ति इन संस्थाओं में विश्वास करना छोड़ दे, गुप्त सूचनाओं को बाहर पहुंचाने लगे, अपनी नागरिकता संबंधी जिम्मेदारियों को अच्छे से न निर्वहन करे, तो उसको क्या किया जा सकता है? उसकी नागरिकता से उसको वंचित किया जा सकता है। तो यहाँ लिखा है वंचित नहीं किया जा सकता, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट गलत होने के बाद जो है, अब देखिए क्या पूछा है, कौन सही है। तो तीनों स्टेटमेंट में दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो सही कौन सा हुआ? केवल पहला। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। तो नागरिकता से जो है जो प्रश्न पूछे गए हैं वह ऐसे ही 4-5 प्रश्न जो है, कुछ रिपीटेड प्रश्न हैं, जैसे यह प्रश्न जो है 2-3 बार पूछा गया है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, मिलान करने वाले प्रश्न आ जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसकी पूरी व्याख्या जो अभी हमने आपसे बताई है, उस व्याख्या को अगर अच्छे से पढ़ेंगे और उसका एक छोटा सा नोट्स बना लेंगे, तो इन 5 प्रश्नों में ही वो 25 करीब 20 से 25 प्रश्न अपने आप में कंक्लूड हो जाते हैं व्याख्या के साथ। तो जो भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे वह अपने आप ही उसमें आ जाएंगे और सॉल्व होते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार के विषय में समझेंगे कि वहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी क्या व्याख्या है, इसको विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए गोरखपुर GS एकेडमी।